हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रुकैया अंसारी। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे आपके यूट्यूब चैनल पर। हमने आपको अधिगम टॉपिक कंप्लीट करवाया था, जिसमें मैंने अधिगम के फैक्टर पढ़ाए हुए हैं। यूनिट सेकंड चल रही है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। ठीक है, तो हमारा जो अधिगम टॉपिक है उसमें हमने पढ़ा हुआ था कि अधिगम को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। हमने पढ़ा हुआ था अधिगम का वक्र, हमने पढ़ा हुआ था अधिगम के क्षेत्र। तो आज एक टॉपिक रह गया था, अधिगम के पठार भी हमने पढ़ा हुआ था। अब देखते हैं अधिगम स्थानांतरण क्या होता है। अधिगम स्थानांतरण, जिसको हम जानते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के नाम से। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है, अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? जब हम कह सकते हो एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब हम किसी दूसरी परिस्थिति में उसका यूज करने लगे, वो कहलाता है अधिगम का स्थानांतरण। जैसे कि हम हिंदी विषय पढ़ते हैं, हिंदी जो सब्जेक्ट होता है उसको पढ़ते हैं, जब हम उसका प्रयोग संस्कृत विषय को पढ़ने में करने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे संस्कृत विषय से मिलती जुलती रहती हैं, और उसका यूज जब हम हिंदी विषय में संस्कृत से जोड़कर करने लगते हैं, संस्कृत का यूज जब हम हिंदी विषय से जोड़कर करने लगते हैं, तो वो कहलाता है हमारा अधिगम का स्थानांतरण। एक परिस्थिति में जो ज्ञान सीखा हुआ है, आज हमने साइकिल चलाना सीखी है, कल हम स्कूटी चलाना सीखेंगे, तो एक जो मेरा ज्ञान है वो हमारे दूसरे ज्ञान में क्या हो जाए, सहायक हो जाए। उसको हम क्या कहते हैं? अधिगम स्थानांतरण कहते हैं, सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। अधिगम स्थानांतरण को दिया था आपका थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। अधिगम स्थानांतरण को किसने प्रतिपादित किया था? तो थॉर्नडाइक ने दी थी, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो देखते हैं अधिगम का जो स्थानांतरण होता है तीन प्रकार का होता है। एक होता है हमारा धनात्मक स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण। दूसरा होता है हमारा ऋणात्मक स्थानांतरण, और तीसरा होता है हमारा शून्य स्थानांतरण। ठीक है, धनात्मक स्थानांतरण जो स्थानांतरण होते हैं, जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होते हैं, तीन प्रोसेस में चलता है या तीन प्रकार के होते हैं ये। अगर पूछा जाए कि स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है, तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला है धनात्मक स्थानांतरण, दूसरा है ऋणात्मक स्थानांतरण, और तीसरा है शून्य। धनात्मक स्थानांतरण क्या होता है? जो कह सकते हो एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरे विषय में सहायक हो जाए, मतलब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरे विषय में सहायक हो जाए, उसे हम कहते हैं धनात्मक स्थानांतरण या पॉजिटिव ट्रांसफरिंग। ठीक है, जैसे कि साइकिल का, जो मैंने साइकिल चलाना सीखी, उसका ज्ञान जो है वो हम मोटरसाइकिल चलाने लगे या बाइक चलाने में यूज करने लगे, तो कौन सा स्थानांतरण होगा? धनात्मक स्थानांतरण होगा। जैसे कि गणित का ज्ञान फिजिक्स में उपयोगी होता है, ठीक है, तो ये कौन सा स्थानांतरण हुआ? धनात्मक स्थानांतरण। एक ज्ञान जब दूसरे ज्ञान में सहायक हो जाए, ठीक है, एक विषय में लिया हुआ ज्ञान दूसरे विषय में सहायक हो, उसे हम कौन सा स्थानांतरण कहते हैं? धनात्मक स्थानांतरण। एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में सहायक, दूसरे विषय में सहायक हो, उसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। एक विषय में जो लिया हुआ ज्ञान है जब दूसरे विषय में या दूसरे कह सकते हो कार्य क्षेत्र में उपयोगी हो, तो कौन सा स्थानांतरण होता है? धनात्मक। ऋणात्मक स्थानांतरण क्या होता है? जब एक विषय में लिया हुआ ज्ञान दूसरे विषय में सहायक ना हो, उसे हम कहते हैं ऋणात्मक स्थानांतरण। जैसे कि गणित का ज्ञान, संस्कृत से उसका क्या लेना देना, गणित के ज्ञान का प्रयोग हम संस्कृत में कहाँ पर करेंगे, तो ये कहलाएगा हमारा कौन सा? ऋणात्मक स्थानांतरण। ये एक प्रकार का ज्ञान जो है वो दूसरे विषय में सहायक नहीं है। कौन सा स्थानांतरण है? ऋणात्मक स्थानांतरण, जब सहायक ना हो। ठीक है, ये कौन सा स्थानांतरण है? ऋणात्मक स्थानांतरण। अब आता है हमारा शून्य स्थानांतरण। क्या होता है? जब एक विषय में दिया हुआ ज्ञान या एक विषय में लिया हुआ ज्ञान जब दूसरे विषय में ना सहायक हो और ना ही असहायक हो, तो वो कहलाएगा हमारा शून्य स्थानांतरण। ठीक है,
जैसे कि अच्छा, ऋणात्मक का हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, ऋणात्मक स्थानांतरण का। जैसे कि मैंने धनात्मक का आपको एक एग्जाम्पल दिया कि हम साइकिल चलाना जानते हैं तो मोटरसाइकिल आसानी से चला लें, तो ये धनात्मक स्थानांतरण हुआ। लेकिन ऋणात्मक स्थानांतरण क्या है कि एक विषय में लिया हुआ ज्ञान जब दूसरे विषय में सहायक ना हो, उसे हम कहते हैं ऋणात्मक स्थानांतरण। जैसे कि हम मोबाइल चला लेते हैं, ठीक है, मोबाइल का ज्ञान है हम सबको अच्छे से। अगर हम मोबाइल जो है वो टच वाले मोबाइल होते हैं, कीपैड मोबाइल होते हैं, तो हम कीपैड मोबाइल चला लेते हैं, लेकिन हम टच वाला मोबाइल ना चला पाए तो वो कौन सा स्थानांतरण होगा? ऋणात्मक स्थानांतरण होगा। कीपैड तो चला लेते हैं लेकिन टच नहीं चला पाते, या टच चला लेते हैं तो कीपैड नहीं चला पाते, कौन सा स्थानांतरण? ऋणात्मक स्थानांतरण, ठीक है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कार ड्राइविंग का ले लेते हैं, हम ड्राइव तो कर लेते हैं लेकिन इंडिया में करते हैं क्योंकि इंडिया में राइट हैंड पर स्टीयरिंग होता है, जो कार का स्टीयरिंग होता है वो सीधे हाथ पर होता है, दाएं हाथ पर होता है। लेकिन हम जब विदेश वगैरह में जाते हैं, फॉरेन कंट्री में जाते हैं, तो हमें ड्राइविंग करना तो आती है लेकिन वहाँ स्टीयरिंग कैसा होता है? लेफ्ट हैंड पर होता है, बाएं हाथ पर होता है, तो हम ड्राइविंग नहीं कर पाते। तो कौन सा स्थानांतरण हुआ? नकारात्मक, या हम कह सकते हैं ऋणात्मक स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण क्या है? न सहायक हो और ना असहायक हो, वो स्थानांतरण हो जाएगा आपका शून्य। जैसे कि हमने कहा कि संस्कृत का ज्ञान हमने कहा फ्रेंच में, तो कोई ना सहायक है ना सहायक है, उसका कोई लेन देन ही नहीं है। जैसे कुकिंग का ज्ञान हमने कहा कि सब्जी बनाने का ज्ञान साइकोलॉजी में, तो कौन सा सहायक हुआ? ना सहायक है ना सहायक है, तो वो कौन सा हो गया? शून्य स्थानांतरण। तो इस तरह हमने जाना स्थानांतरण के टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं? 3, धनात्मक, ऋणात्मक एंड शून्य। वेरी गुड। चलिए अब आगे का देखते हैं टॉपिक जो हमने ठीक है। चलिए अब हमने कह सकते हो संप्रदाय बताए थे हमने, व्यवहारवाद, रचनावाद और संज्ञानवाद। 3 संप्रदाय हमने आपको बताए हुए थे। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी व्यवहारवाद। हमारे सिलेबस में 3 संप्रदाय दिए गए हैं, इसको आज हम जानते हैं बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद संप्रदाय क्या है? व्यवहारवाद संप्रदाय है कि व्यवहारवाद बच्चे को क्या करता है? खाली बर्तन मानता है, कोरी स्लेट मानता है। ये कहता है कि बच्चा जो है कोरी स्लेट होता है सॉरी, खाली बर्तन होता है, जिसमें बच्चे को कह सकते हो खाली बर्तन है, उसे हमें भरना है। कोरी स्लेट है, उसमें हमें लिखना है। एक कच्चा घड़ा है, हम कह सकते हैं कच्चा मिट्टी का बर्तन है, जिसे हम चाहे वैसा फोल्ड कर सकते हैं। तो ये कौन मानता है? व्यवहारवाद मानते हैं। बच्चे को एक खाली बर्तन कहते हैं। इन्होंने बच्चे को किसकी संज्ञा दी? टैबुला रासा। टैबुला रासा की संज्ञा दी थी आपकी जॉन लॉक ने। किसने दी थी? जॉन लॉक ने। टैबुला रासा का मतलब होता है कि खाली बर्तन, ये हम कह सकते हैं कोरी स्लेट, ठीक। टैबुला रासा जो शब्द है किसने दिया है? जॉन लॉक ने दिया है। जो हम कह सकते हैं इसका अर्थ क्या होता है? खाली बर्तन या कोरी स्लेट, या हम कह सकते हैं कच्चा घड़ा। बच्चे को हम जैसा चाहे वैसा फोल्ड कर सकते हैं। तो ये बच्चे को कैसा मानते हैं? निष्क्रिय मानते हैं। कहते हैं कि बच्चा जो है जन्मजात रूप से अपनी बौद्धिक क्षमता को लेकर नहीं आता है, वो यहाँ आकर सीखता है, शिक्षक उसे सिखाता है। तो यहाँ पर इन्होंने कह सकते हो बच्चे को कैसा माना है? निष्क्रिय माना है। जो शिक्षक है इनके अनुसार वो कैसा है? सक्रिय है, और शिक्षार्थी क्या है? निष्क्रिय है, ठीक। शिक्षक को सक्रिय माना है व्यवहारवाद ने, और शिक्षार्थी को क्या माना है? निष्क्रिय माना है, पैसिव माना है। और शिक्षक क्या है? एक्टिव लर्नर है, ठीक है। सॉरी, एक्टिव है, एक्टिव लर्नर क्यों होगा? शिक्षक जो है वो एक्टिव है और शिक्षार्थी जो है वो निष्क्रिय है, पैसिव लर्नर बताया इन्होंने, ठीक है। क्योंकि बच्चा खाली बर्तन है, कोरी स्लेट है। ये कौन कह रहा है? जॉन लॉक। हमें इसमें लिखना है। व्यवहारवादी कह रहे हैं कि बच्चा जो है वो स्वयं ज्ञान का निर्माण नहीं करता है, उसे सिखाना पड़ता है, उसे वातावरण से जोड़कर हमें
ज्ञान को अर्जित कराना पड़ता है, वो स्वयं ज्ञान अर्जित नहीं करता है। कौन कह रहे हैं? व्यवहारवादी। इन्होंने शिक्षा को क्या माना? सक्रिय माना, जबकि शिक्षार्थी को निष्क्रिय माना। एक मनोवैज्ञानिक थी हमारी मॉन्टेसरी, जबकि उन्होंने क्या कहा है मॉन्टेसरी ने? बच्चा जो होता है वो स्पंज की तरह होता है। जो हमारा स्पंज होता है ना, बच्चा उसकी तरह होता है, ज्ञान एब्जॉर्ब करता है। मॉन्टेसरी कह रही है कि बच्चा क्या है? स्पंज की तरह होता है। जैसे स्पंज पानी को सोख लेता है, इसी तरह से बच्चा ज्ञान को सोखता है। ठीक है। जबकि जॉन लॉक क्या कह रहे हैं कि बच्चा क्या है? खाली बर्तन है, कोरी स्लेट है, कच्चा घड़ा है, हमें उसे अपने अनुरूप ढालना है। उसे वो खाली कोरी स्लेट है, खाली बर्तन है, उसे भरना है। ठीक है। तो चलिए, हमने जाना कि बच्चे की क्या थिंक है व्यवहारवाद में, व्यवहारवाद की क्या थिंक है बच्चे को लेकर। तो ये है कि बच्चा खाली बर्तन, कोरी स्लेट है। कौन कह रहा है? जॉन लॉक कह रहे हैं। और शिक्षार्थी को कैसा मान रहे हैं? निष्क्रिय मान रहे हैं। और शिक्षक को कैसा मान रहे हैं? सक्रिय मान रहे हैं। इनके अनुसार अधिगम कैसा होता है? अधिगम अवलोकनीय है। व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम कैसा है? अवलोकनीय है, निरीक्षण करने वाला है। ठीक है। पूछा जाए किस संप्रदाय के अनुसार अधिगम को अवलोकनीय माना गया है, निरीक्षण करता माना गया है, तो हम कह सकते हैं वो है आपका व्यवहारवाद। अधिगम अवलोकनीय किसने कहा है? व्यवहारवादियों ने कहा है। निरीक्षण करके बच्चा सीखता है, स्वयं से कुछ चीजें सीखकर नहीं आता है, उसे अवलोकन करके सिखाया जाता है। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो व्यवहारवाद से रिलेट करते हैं। ठीक, जैसे कि हमारे मनोवैज्ञानिक है वॉटसन, थॉर्नडाइक, वॉटसन हो गए, थॉर्नडाइक हो गया, पावलव हो गए। ठीक, और हमारे स्किनर हो गए। ये सब क्या है? व्यवहारवादी है। स्किनर को तो कट्टर व्यवहारवादी के नाम से जाना जाता है। पूछा जाए कि कट्टर व्यवहारवादी के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है, तो बोलते हैं आपके स्किनर थे, जिनको कट्टर व्यवहारवादी के नाम से जाना जाता है। वॉटसन जो है, इनको व्यवहारवाद का संप्रदाय का जनक कहा जाता है। व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? वॉटसन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम था, इनकी जो बुक थी उसका नाम है बिहेवियरिज्म। इसकी बुक का नाम क्या है? बिहेवियरिज्म। वॉटसन की पुस्तक का नाम। वॉटसन से रिलेट करती हुई एक डेफिनेशन एग्जाम में पूछी गई है कि आप हमें बालक दीजिए, हम उसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जो चाहें बना सकते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है डेफिनेशन और आई भी है। आप हमें बालक दीजिए, हम उसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जो चाहें बना सकते हैं। कौन कह रहा है? वॉटसन कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं नहीं करता है, हम बनाते हैं उसे। कौन बनाता है? हम, टीचर बनाते हैं। बच्चा स्वयं निर्मित नहीं होता है, वो तो कोरी स्लेट है, हमें उस पर लिखना है। तो उसी तरह हमने कहा, वॉटसन ने कहा था कि आप हमें बालक दीजिए, हम उसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जो चाहें बना सकते हैं, एटलीस्ट चोर भी बना सकते हैं, इन्होंने कहा है। अगर हम चाहें तो उसे चोर भी बना सकते हैं, हम चाहें उसे डॉक्टर भी बना सकते हैं। तो ये कौन कह रहा है? आपके वॉटसन। ये फेमस डेफिनेशन है इनकी, आप हमें बालक दीजिए, हम उसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जो चाहें बना सकते हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है बिहेवियरिज्म। और व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, तो वो कहा जाता है आपको वॉटसन को। तो इनसे 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अब हम देखते हैं थॉर्नडाइक के बारे में। थॉर्नडाइक से क्या पूछ लिया जाए? ठीक, थॉर्नडाइक ने एसआर थ्योरी दी थी आपकी, एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। मतलब उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। किसने दिया था आपका? थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। उद्दीपक
अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? आपका थॉर्नडाइक ने। उद्दीपक अनुक्रिया का मतलब है कि बच्चे के सामने उद्दीपक प्रस्तुत करो, फिर उसे कह सकते हो अनुक्रिया कराओ, तो ये कहलाता है हमारा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। बच्चे के सामने उद्दीपक प्रस्तुत करो, फिर अनुक्रिया कराइए, तब जाकर बच्चा जो है कोई चीज सीख पाता है। ये कह रहे हैं आपके व्यवहारवादी थॉर्नडाइक। कह रहे हैं कि बच्चे के सामने अगर बच्चे से कोई अधिगम कराना है, बच्चे को कोई चीज सिखानी है, तो आप उसे, जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको स्कूल में वर्क वगैरह मिलता है, आप किस ट्रिक से करवाते हो? आप बोलते हो बेटा चॉकलेट देंगे या आपको टीवी देखने को देंगे, आप जल्दी से वर्क कर लो, बच्चा तुरंत वर्क करता है। तो वही कह रहा है आपका थॉर्नडाइक, कह रहा है कि बच्चे के सामने उद्दीपक प्रस्तुत करो, बच्चा तुरंत क्रिया करेगा, तो अधिगम कर लेगा, सीख जाएगा, वो अपना काम कंप्लीट कर लेगा। तो वो कहला रहा है हमारा उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। बच्चा स्वयं से नहीं करता है, उसके लिए फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि व्यवहारवादी पुरस्कार और दंड के आधार पर क्रिया को करवाते हैं। इसके आधार पर इन्होंने पुरस्कार व दंड को महत्व दिया है बच्चे के अधिगम के लिए। व्यवहारवादियों ने कह सकते हो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट को इंपॉर्टेंस दिया आपकी, किसने? व्यवहारवादी ने। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत समझ आया? उद्दीपक का मतलब क्या है? बच्चे के सामने कुछ स्टिमुलस प्रस्तुत करो जिससे बच्चा तुरंत काम करेगा, ठीक है? तो वो कहला रहा है हमारा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इनका जो यूज था वो यूज नहीं पढ़ना है क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आएगा। मछली के ऊपर था, पजल बॉक्स में रखा हुआ था इन्होंने बिल्ली को, उसके सामने मछली प्रस्तुत की। तो ये पूरी स्टोरी हम आपको कह सकते हो जब टेट सुपर टेट का जब हम कह सकते हो पूरा लेक्चर पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से, तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी ये आपके कह सकते हो रिलेट नहीं कर रही है, ठीक है? तो थॉर्नडाइक की जो पुस्तक का नाम है वो है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी किसकी पुस्तक का नाम है? इनकी बुक का नाम है, थॉर्नडाइक की बुक का नाम, पुस्तक का नाम एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है आपको थॉर्नडाइक को। पूछ लिए कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो वो है आपका थॉर्नडाइक, ठीक है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? थॉर्नडाइक। एजुकेशनल साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसने दी? तो दी है आपकी थॉर्नडाइक ने, ठीक है? अब देखते हैं थॉर्नडाइक के नियम। एसआर थ्योरी पूछी जाए उद्दीपक अनुक्रिया, तो किसने दी? आपकी थॉर्नडाइक ने। और एसओआर थ्योरी दी थी, स्टिमुलस ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स, एसओआर थ्योरी दी थी आपकी वुडवर्थ ने। किसने दी थी? एसओआर थ्योरी दी थी आपकी वुडवर्थ ने, और एसआर थ्योरी दी थी थॉर्नडाइक ने, ठीक है? थॉर्नडाइक से कुछ क्वेश्चन जैसे इंपॉर्टेंट थे कि एसआर थ्योरी किसने दी? तो थॉर्नडाइक ने। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। पहले प्रयत्न करो, गलतियां हो रही हैं तो बार बार प्रयत्न करने से गलतियों की जो संभावना होगी, टाइम होगी, वो कम हो जाएगा और आप एक बार में चीज़ों को सीख जाओगे। तो वो भी सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक का था, ठीक है? इनकी पुस्तक का नाम क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका थॉर्नडाइक को, ठीक है? अब देखते हैं थॉर्नडाइक के नियम। थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए? बोलो तू। थॉर्नडाइक का प्राथमिक नियम, थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे, प्राथमिक नियम और गौण नियम, ठीक है? मुख्य नियम या गौण नियम, या हम कह सकते हैं प्राथमिक या गौण नियम। सॉरी, प्राथमिक नियम दिया था इन्होंने 3। तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है पुनरावृत्ति का नियम। पुनरावृत्ति, सॉरी, अभ्यास में ही चला जाएगा पुनरावृत्ति। प्रभाव का नियम, गलत लिख दिया, सॉरी।
थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। पूछा जाए थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम प्रतिपादित किए या कितने प्राथमिक नियम दिए, तो उन्होंने 3 दिए थे। कौन कौन सा? सबसे पहला तत्परता का नियम। सबसे पहले जो आवश्यक चीज बताइए सीखने के लिए वो होती है तत्परता। अगर आप किसी काम को करने के लिए तत्पर नहीं होगे तो आप उस काम को कोई नहीं करा सकता आपसे। अगर आप कह सकते हो एग्जाम के लिए, जॉब के लिए तत्पर नहीं है, जॉब लेने के लिए, तो कोई आपको बैठकर नहीं सिखा सकता। तो ये कहलाता है हमारा पहला अधिगम का नियम, तत्परता का नियम। सबसे पहले किसी चीज को सीखने के लिए एक्साइटमेंट होना, तत्पर रहना बहुत जरूरी होता है। दूसरा होता है अभ्यास का नियम। जब हम किसी काम को बार बार अभ्यास करके सीखते हैं, बार बार हम सीखेंगे, अभ्यास करेंगे। ऐसा नहीं कि आज आपने पढ़ा 3-4 घंटे, कल आपने पढ़ा 1 घंटे, फिर उसके बाद छोड़ ही दिया। तो जब भी किसी चीज को सीखते हैं ना, तो हम कह सकते हैं अभ्यास बहुत जरूरी होता है। तो वो चीज कैसी होती है? स्थिर होने लगती है। बार बार यूज करोगे तो अपने आप जो गलतियां हो रही हैं वो क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी और माइंड में वो चीज स्थिर हो जाएगी। तो अभ्यास का नियम। तीसरा होता है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या होता है कि सीखने के लिए परिणाम बहुत जरूरी होता है। अगर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जैसे आप पढ़ाई स्टडी कर रहे हो, मम्मा आके कह दें या पापा जी आके कह दें कि बेटा क्या है, दिन भर किताब लिए बैठे रहते हो, ना कोई काम है ना काज है, जबकि आप जो है 6-6 घंटे पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तो उसका परिणाम क्या हुआ? आपने मन में सोचा कि यार मेरे पढ़ने का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, कोई हमें इंपॉर्टेंस ही नहीं देता है, तो ये क्या हुआ? प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। यदि यही मामा पापा कहते कि बच्चा जो है इतनी मेहनत कर रहा है, आप इसी तरह सफल हो बेटा, आप जो है अपनी जॉब ले, तो इसका परिणाम क्या हुआ? बहुत अच्छा पड़ेगा। आप जो है 6 घंटे पढ़ रहे होंगे तो 7 घंटा पढ़ेंगे। तो ये कहलाएगा प्रभाव। अधिगम के लिए प्रभाव बहुत आवश्यक होता है। अगर प्रभाव पॉजिटिव रूप में मिला, धनात्मक रूप में मिला, तो हम चीजें और अच्छे सीख सकते हैं। नेगेटिव रूप में मिला तो हम जो चीज़ों की सीखने की प्रोसेस होती है वो थोड़ी कम होने लगती है। जैसे कि आप एग्जाम देने जा रहे हो और एग्जाम में आप फेल हो जाओ, तो आप क्या करोगे? दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट, बहुत कम लोग हैं जो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं यार इतना पढ़ा था, 8-8 घंटे 10-10 घंटे बैठ के पढ़ा था, लेकिन फिर भी फेल हो गए, तो अब इस बार बिना पढ़े एग्जाम देने जाएंगे। तो प्रभाव पड़ा आपके सीखने पर। यदि आप जो है 150 में से या 180 में से आप 150 नंबर लेके आते, कुछ मार्क्स से आपका सिलेक्शन रुक जाता, तो आप कहते नहीं इस बार हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि 180 में से 175 लेके आए, 170 लेके आए मार्क्स। तो प्रभाव पड़ रहा है सीखने पर, तो वही कहला रहा है हमारा प्रभाव का नियम, या हम इसको परिणाम का नियम भी कहते हैं। प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम, ठीक है। तो इस तरह आपके 3 मुख्य नियम दिए थे किसने? थॉर्नडाइक ने। अब देखते हैं गौड़ नियम। गौड़ नियम, थॉर्नडाइक ने 5 गौड़ नियम दिए, ठीक है। क्वेश्चन बेटा 101% इससे बनेगा, प्राथमिक नियम और गौड़ नियम से, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा नहीं के रूप में कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक का गौड़ नियम नहीं है, इस तरह से, या निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है। वो 3 ऑप्शन रख देगा, चौथा इसमें से रख देगा, पूछ लेगा नहीं है वाला। तो पता होना चाहिए कौन से प्राथमिक है कौन से गौड़ है। प्राथमिक पढ़े हमने तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ठीक है। अब देखते हैं गौड़ नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा है हमारा आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा है हमारा मानसिक विन्यास का नियम, जैसे हम मनोवृत्ति का नियम भी कहते हैं, चौथा है हमारा सादृश्यता अनुक्रिया का नियम, और पांचवा है सहचर परिवर्तन का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम बताता है कोई भी काम जब हम बार बार करते हैं, एक बार प्रयास किया गलती हुई, दूसरी बार प्रयास किया गलती हुई,
तीसरी बार प्रयास किया तो जितनी गलती में कह रहे हो आ रही थी उसकी अपेक्षा, पहले टाइम की अपेक्षा अब गलतियां कम होने लगी। फिर प्रयास किया, फिर गलती हुई, लास्ट में ऐसी सिचुएशन आई कि गलती होने की संभावना बिल्कुल से समाप्त हो गई, एक बार में हम चीज़ें सीख गए। तो इसी तरह से कोई भी सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं, कोई भी अधिगम करते हैं, तो हमें बार बार प्रतिक्रिया करनी चाहिए। वही कहलाता है हमारा बहु प्रतिक्रिया का नियम। बार बार प्रतिक्रिया करने से क्या होता है, गलती होने की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या बताता है, जब भी हम कह सकते हो किसी चीज को जब हम पूर्ण रूप में सीखते हैं ना, तो सीखना क्या होता है, मुश्किल होता है। आज ही उठा के हम पूरा पेपर पढ़ डालें, किताबें धुआं छोड़ रही हो, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, आंशिक क्रिया का नियम, चीजों को खंडों में विभाजित करके सिखाना, सीखना, वो कहलाता है हमारा आंशिक क्रिया का नियम कहलाता है। जो भी चीज़ है उसको छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके सीखो। आपके 10 पार्ट है, 10 में से आप आज ही बैठ के 10 पढ़ डालोगे, दिमाग में हवा में घूमेंगे टॉपिक। यही चीज़ अगर आप एक एक दिन करके पढ़ोगे, एक्सप्लेन करके पढ़ोगे, तो क्या होगा, सीखना आसान होगा। तो वो कहलाता है आंशिक क्रिया का नियम। मानसिक विन्यास का नियम क्या होता है, या मनोवृत्ति का नियम, जैसी हमारी मन की आवृत्ति होती है हम वैसे ही चीज़ों को सीखते हैं। अगर मेरी मन की आवृत्ति अच्छी नहीं है, मेरा मानसिक विन्यास अच्छा नहीं है, मन में कुछ और ही चल रहा है, बैठे क्लास में प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, तो हम चीज़ें नहीं सीख सकते हैं। हमारा मन भी होना बहुत आवश्यक होता है, मानसिक विन्यास होना, मेंटल स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो वो कहलाता है हमारा मनोवृत्ति का नियम या मानसिक विन्यास का नियम। अगर मन की आवृत्ति नहीं है कि आज हमें नहीं पढ़ना है, तो मतलब कोई बंदा नहीं पढ़ा सकता कितना भी दम लगा ले, तो वो कहलाएगा मनोवृत्ति का नियम। नेक्स्ट होता है सादृश्यता अनुक्रिया का नियम। सादृश्यता अनुक्रिया को हम कह सकते हैं अनुरूपता का नियम भी कहते हैं। अनुरूपता का नियम होता क्या है, अनुरूपता का नियम, अनुरूपता का नियम का मतलब होता है पूर्व ज्ञान के आधार पर कोई चीजें सिखाना, वो कहलाता है अनुरूपता का नियम। जब पूर्व ज्ञान आपके नए ज्ञान में सहायक हो, उसे कहते हैं आपकी सादृश्यता अनुक्रिया का नियम। जैसे कि आप साइकिल चलाना जानते हो, आप मोटरसाइकिल चला लें, तो ये पूर्व ज्ञान आपके नए ज्ञान में सहायक हुआ। कौन सा नियम है, सादृश्यता अनुक्रिया का नियम। जब भी आप कोई चीजें पढ़ो, आप ये कह रहे हो कि टॉपिक से ही नहीं, जब भी आप कोई भी नई चीज सीखना चाहो तो आप पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखो नए ज्ञान को सॉरी, तो वो चीजें जल्दी सीखते हो, वो कहलाता है हमारा सादृश्यता अनुक्रिया का नियम। नेक्स्ट है साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम क्या होता है कि मिलती जुलती जो चीज जो है स्वरूप बही रहे, परिस्थिति बदल जाए। जैसे कि हम कह सकते हैं पावलोव ने इस सिद्धांत को महत्वपूर्णता दी थी, ठीक है। जैसे कि हमारी पिछली फोटो और आज की फोटो, ठीक है, स्वरूप तो वही है, परिस्थिति बदल गई है, स्ट्रक्चर वही है। पहले बहुत छोटे हुआ करते थे, पतले हुआ करते थे, मोटे हुआ करते थे लड़की ही, लेकिन अब क्या है, परिस्थिति बदल गई है, आज की रुचियां अलग है, पहले की रुचियां अलग थी। तो वो कह सकते हो वो कौन सा नियम कहलाता है, साहचर्य परिवर्तन का नियम। जो अभ्यस्त परिवर्तन है, कह सकते हो जो स्वाभाविक परिवर्तन है, वो अधिगम में होना और कह सकते हो स्वाभाविक है, वो अधिगम आपका कहलाता है नियम साहचर्य परिवर्तन का नियम। एक परिस्थिति में लिया हुआ ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में सहायक हो, स्वरूप बही रहे, परिस्थिति बदल जाए, कहलाता है साहचर्य परिवर्तन का नियम, ठीक है। पहले बचपन में रुचियां कुछ और होती थी, आज रुचियां कुछ और हैं, लेकिन हम हैं, ठीक है। स्वरूप बही है, स्वरूप का मतलब है हम, स्ट्रक्चर बदल गया मतलब परिस्थिति बदल गई, पहले परिस्थिति कुछ और थी, आज परिस्थिति कुछ और है। तो इसके आधार पर सीखना क्या कहलाता है, साहचर्य परिवर्तन का नियम। समझ गए पांचों, बहुप्रति क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, सादृश्यता अनुक्रिया का नियम एंड साहचर्य परिवर्तन का नियम। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक का गौण नियम नहीं है, ठीक है, उसने रख दिया एक ऑप्शन, तो ये रखा ही 1 2 3 4, तो 4 ऑप्शन रख दिया और पूछ रहा है थॉर्नडाइक का निम्नलिखित में से कौन सा गौण नियम नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, तत्परता का नहीं होगा, बाकी 3 होंगे। क्वेश्चन इस तरह से बनेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए ये समझ आया होगा आपको। अब देखते हैं पावलोव के बारे में। पावलोव के सिद्धांत का नाम था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, या फिर हम कह सकते हैं प्राचीन
अनुवंदन का सिद्धांत। ये दिया हुआ था किसने? पावलव ने। शास्त्रीय अनुवंदन या प्राचीन अनुवंदन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पावलव ने। पावलव को 1904 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। एक ऐसे मनोविज्ञान थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अधिगम का पहला सिद्धांत भी इन्होंने प्रतिपादित किया था, शास्त्रीय अनुवंदन या प्राचीन अनुवंदन का सिद्धांत। इनके सिद्धांत में 3 चरण हुए थे। पहला स्टेप था विभेदन, विलोपन, उद्दीपक सामान्यीकरण। ठीक, पहले ये जानते हैं कि पावलव का यूज किस पर था। पावलव ने अपना प्रयोग किया था कुत्ते पर। इन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथि जो है, पैरोटिड ग्रंथि जो है, उसको काटकर इन्होंने लार का परीक्षण किया था। कुत्ते के सामने इन्होंने पहले क्या किया, पहले भोजन दिया बच्चे, कुत्ते के सामने भोजन रखा, ठीक है। तो कुत्ते की लार टपकना स्टार्ट हो गई भोजन देखते ही, ऑब्वियस सी बात है, हम सबकी हो जाती है। तो कुत्ते की भी लार टपकना स्टार्ट हो गई। सेकेंड स्टेप में इन्होंने क्या किया, घंटी बजाई, ठीक है। ये कुत्ते की हैबिट डाल रहे थे, इन्होंने घंटी बजाई और जैसे ही घंटी बजाई तो उसके बाद खाना प्रस्तुत किया तो कुत्ते की लार टपकना स्टार्ट हो गई। थर्ड स्टेप में इन्होंने क्या किया, घंटी बजाई, कुत्ता समझा कि अब खाना आने वाला है, उसकी लार टपकना स्टार्ट हो गई। स्वरूप बहिरा, घंटी बजने का परिस्थिति बदल गई कि उसने खाना प्रस्तुत नहीं किया, परिस्थिति बदली और उसकी लार टपकना स्टार्ट हो गई। स्वरूप वही है, लार टपकना, लेकिन परिस्थिति क्या बदल दी कि भोजन नहीं दिया, ठीक है। तो इन्होंने परीक्षण करके ये पता लगाया था कि भोजन के प्रति, एक उद्दीपक के प्रति क्या वही अनुक्रिया होती है जो दूसरे उद्दीपक के प्रति होती है। लार का क्वांटिटी देखकर इन्होंने पता लगाया था, दोनों की क्वांटिटी सेम थी। तो उस आधार पर उन्होंने बताया था कि हम कह सकते हो अधिगम कर सकते हैं, अगर एक उद्दीपक के प्रति हम कोई व्यवहार करते हैं तो हम दूसरे उद्दीपक के प्रति भी वही सेम व्यवहार करेंगे। तो कौन कह रहा है, पावलव। तो पावलव ने विभेदन, विभेदन का मतलब है कि घंटी के प्रति, जो घंटी बज रही है खाने वाली घंटी, और जो कह सकते हो बेवकूफ बनाने वाली घंटी, उसके प्रति अंतर कर ले दोनों घंटियों में, वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, विभेदन, ठीक है। विलोपन का मतलब है जो उद्दीपक जो है आप बार बार प्रस्तुत करते रहोगे, जैसे कि घंटी बजाते रहोगे, खाना नहीं दोगे, तो लास्ट में ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको घंटी बजाते रहना लेकिन खाना नहीं आएगा, सॉरी लार नहीं टपकेगी, ठीक है, खाना नहीं आया, लार नहीं टपकेगी। तो विलोपन हो गया। पहले क्या कर रहा था, वो घंटी बज रही थी, उसकी लार टपकना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जब बार बार यही सिचुएशन हुई और भोजन नहीं दिया गया तो एक समय ऐसा है कि घंटी बजती रहेगी लेकिन उसकी लार नहीं टपकी, तो विलोप हो गया, वो कहलाएगा विलोपन। उद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है, जब कह सकते हो हर एक चीज के प्रति, जैसे कि हम कह रहे हैं कि बैल बजी, घर की बैल बजी तो उसकी लार टपकना स्टार्ट हो गई, खाने वाली घंटी बजी तो उसकी लार टपकना स्टार्ट हो गई, कोई कह सकते हो गाड़ी का हॉर्न दिया, उसे लगा कि खाना आ रहा है, तो वो हर कह सकते हो परिस्थिति के प्रति एक जैसा व्यवहार करे, वो कहलाएगा उद्दीपक सामान्यीकरण। तो तीनों में अंतर थोड़ा सा याद रखना। विभेदन का मतलब है कि दोनों घंटियों में अंतर कर ले। विलोपन का मतलब है कि बार बार घंटी बजाने के बाद खाना नहीं दे रहे हो तो लास्ट में लार टपकना ऑब्वियस सी बात है बंद हो जाएगा। उद्दीपक सामान्यीकरण का मतलब है कि घंटी, कोई भी कैसी भी घंटी हो, उसकी लार टपक रही है, उद्दीपक सामान्यीकरण, ठीक है। पावलव का यही यूज था। बस आगे देखते हैं स्किनर। स्किनर जो थे वो कट्टर व्यवहारवादी के नाम से जाने जाते थे। स्किनर को कट्टर व्यवहारवादी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। स्किनर ने एक शब्द था अभिकर्मित अनुदेशन। अभिकर्मित अनुदेशन का मतलब होता है जब बच्चा स्वगति के माध्यम से सीखता है, जब वो स्वयं अपने प्रयास से सीखता है, वो कहलाता है अभिकर्मित अनुदेशन। इन्होंने, स्किनर ने अपना प्रयोग किया था चूहे और कबूतर पर। 2 इनके प्रयोग थे। पहला था इनका कबूतर पर, बाद में दूसरा प्रयोग था इनका, सॉरी पहला था इनका चूहों पर, दूसरा था इनका कबूतर पर, सफेद कबूतरों पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, ठीक है। कबूतरों को एक पिंजड़े में बंद कर दिया, उसके सामने उद्दीपक प्रस्तुत नहीं किया था। जैसे थॉर्नडाइक ने बिल्ली के सामने मछली रखी थी,
इन्होंने कबूतर के सामने आटे की गोलियां नहीं डाली थी। कबूतर जो है वो चोंच मार मार कर उसमें जो लीवर लगा हुआ था उसके दबने से आटे की गोलियां बाहर आती थी। तो उन्होंने क्या किया था कि क्रिया करवाइए, फल का इंतजार मत कीजिए, जब आप काम करते रहोगे तो फल अपने आप ही प्राप्त होगा। तो इन्होंने अभिक्रमित अनुदेशन का मतलब है कि जब बच्चा स्वगति के माध्यम से सीखता है वो कहलाता है अभिक्रमित अनुदेशन। ये शब्द बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये शब्द किससे रिलेटेड है। ये अभिक्रमित अनुदेशन की प्रक्रिया से संबंधित मनोवैज्ञानिक है, वो है आपके स्किनर। ठीक है, और एक शब्द और निकला है पुनर्वलन। पुनर्वलन, पुनर्वलन क्या होता है? जब व्यक्ति को किसी काम को करने के लिए प्रेरित करना, वो क्या कहलाता है? पुनर्वलन कहलाता है। जैसे कि अभी आप बैठ के पढ़ रहे होगे और पापा आपसे कह जाए बेटा बहुत अच्छे, इसी तरह आगे बढ़ते रहो, शाबाश, बहुत अच्छे, अति उत्तम, तो ये क्या हुआ? पुनर्वलन हुआ। आप काम और अच्छे से करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जब बच्चे को कोई फैक्टर जो है किसी काम को करने के लिए प्रेरित करे वो कहलाएंगे पुनर्वलन। पुरस्कृत कर दें कि बेटा तुम जॉब ले लो, तुम्हें बढ़िया सा BMW कार दिला देंगे या बढ़िया एक बॉस वॉच दिला देंगे, जो भी आपकी इच्छा होगी उसकी पूर्ति के लिए कोई फैक्टर यूज किया जाए तो वो कहलाएगा आपका पुनर्वलन। ठीक है, पुनर्वलन दो तरह का होता है, धनात्मक या ऋणात्मक या सकारात्मक, या आप कह सकते हैं ऋणात्मक। सकारात्मक पुनर्वलन, नकारात्मक पुनर्वलन। सकारात्मक पुनर्वलन जो है उसमें जाएगा, हम कह सकते हैं आपका दंड, सॉरी दंड ऋणात्मक में जाएगा। सकारात्मक में जाएगा आपका पुरस्कार, प्रशंसा, शाबाशी, जो पॉजिटिव तरीके से दिए जाते हैं, जो काम को करवाएं अच्छे से, जैसे कि पुरस्कार, प्रशंसा, शाबाशी। ठीक है, ये सब है आपका सकारात्मक पुनर्वलन। और नकारात्मक पुनर्वलन क्या होता है? जो काम को करने से रोकता है। जैसे कि आप कोई गलत काम कर रहे हो, आपकी पिटाई लग जाए, तो ये क्या हुआ? ऋणात्मक पुनर्वलन हुआ, काम को करने से रोका गया, जो काम गलत था, गलत काम को करने से रोकता है। जैसे कि दंड, बिजली का झटका, ये सब किस में जाएंगे? आपके ऋणात्मक पुनर्वलन में जाएंगे। ठीक है, दंड, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया कि दंड किस प्रकार के पुनर्वलन का उदाहरण है, तो दंड है आपके ऋणात्मक पुनर्वलन या नकारात्मक पुनर्वलन का उदाहरण है। ठीक है, और भी प्रकार होते हैं जैसे कि सतत पुनर्वलन और असतत पुनर्वलन। ठीक है, सतत पुनर्वलन और असतत पुनर्वलन। सतत पुनर्वलन क्या होता है कि हम कह सकते हैं जो रेगुलरिटी से पुनर्वलन दिया जाता है। जैसे कि क्लास में जब आप पढ़ाते हो तो आप यूज करते हो अति उत्तम बच्चा, बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश। तो ये कौन सा पुनर्वलन है? सतत पुनर्वलन। रेगुलरिटी से देना चाहिए बच्चे को, जिससे बच्चा सीखने के लिए प्रेरित होता है। असतत पुनर्वलन क्या होता है? असतत पुनर्वलन होता है जब हम कह सकते हो समय समय पर इसे दिया जाता है, रेगुलरिटी से नहीं दिया जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कोई आपके स्कूल में कंपटीशन हुआ तो आपने रिवॉर्ड वगैरह बच्चे को दिया, या हम कह सकते हैं बच्चा क्लास में फर्स्ट आया, एनुअल टाइम में, एनुअल डे में आपने उसको कोई प्राइज दिया, तो वो होता है असतत पुनर्वलन। सतत पुनर्वलन क्या होता है? जब रेगुलरिटी से आप जो है बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित करते हो, तो वो सतत होता है। ठीक है, इस तरह आपका स्किनर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो ये व्यवहारवादी जो थे, इनसे क्वेश्चन जो बनने थे वो मैंने आपको शॉर्ट में बताए हैं। ठीक है, चलिए ये संप्रदाय आपका खत्म हुआ। अब देखते हैं संज्ञानवाद। कॉग्निटिविज्म। ठीक है, संज्ञानवादी जो थे ये कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, इनके अनुसार बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, इन्हें कोई नहीं सिखाता है। जबकि व्यवहारवादी क्या कह रहे थे कि बच्चे को सिखाने की आवश्यकता होती है, वो कोरे स्लेट होते हैं, खाली बर्तन होते हैं। जबकि आपके संज्ञानवादी क्या कह रहे हैं कि बच्चा जो होता है वो कोरी स्लेट नहीं होता है, मानसिक क्षमता के साथ पैदा होता है, ये अपने ज्ञान का अर्जन स्वयं करते हैं। ज्ञान के सक्रिय
निर्माता होते हैं। कौन कह रहा है? संज्ञानवाद। एक्टिव लर्नर होते हैं, सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। ठीक है, किसके अनुसार? संज्ञानवाद के अनुसार। नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। कैसे होते हैं? नन्हे वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट बताया किसने? संज्ञानवाद ने। अपनी ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ये मानसिक क्षमता के साथ पैदा होते हैं, इन्हें कोई सिखाता नहीं है, ये खाली या कोरी स्लेट नहीं होते हैं। ठीक है, कौन कह रहा है? हमारे संज्ञानवादी कह रहे हैं। संज्ञानवाद से रिलेटेड जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वो है हमारे जीन पियाजे, अल्बर्ट वेंडूरा, इनको ऊपर लिख देते हैं जिससे एक एक करके एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, संज्ञानवाद से रिलेटेड मनोवैज्ञानिक है हमारे जीन पियाजे, अल्बर्ट वेंडूरा। ठीक, और लेव वाइगोट्स्की, और है स्किनर, गैने। ठीक है, इस तरह से हमारे मनोवैज्ञानिक हुए चॉम्स्की। ये हमारे संज्ञानवाद से रिलेटेड मनोवैज्ञानिक। ये क्या कह रहे हैं बच्चे को? ये कह रहे हैं कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ज्ञान का सक्रिय निर्माता होता है, एक्टिव लर्नर होता है। ठीक है, इनके अनुसार, संज्ञानवादियों के अनुसार बच्चों का जो चिंतन होता है, बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है। वयस्कों से भिन्न होता है। कैसे भिन्न होता है? क्योंकि जो बच्चे चिंतन करते हैं वो मूर्त चिंतन करते हैं, मूर्त, कॉन्क्रीट थिंकिंग, और जबकि जो वयस्क चिंतन करते हैं वो कैसा चिंतन करते हैं? अमूर्त चिंतन करते हैं। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। और अमाउंट कैसा होता है? वयस्कों से भिन्न होता है, लेकिन मात्रा में कैसा होता है? क्वांटिटी में दोनों का समान होता है। जितना बच्चे चिंतन करते हैं उतना बड़े भी चिंतन करते हैं। तो बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है, तो और लेकिन मात्रा में कैसा होता है? समान होता है। दोनों की क्वांटिटी इक्वल होती है, लेकिन भिन्न चिंतन कैसा होता है? वो होता है आपका प्रकार में भिन्न होते हैं। मात्रा में समान होते हैं लेकिन प्रकार में कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं। बच्चे मूर्त चिंतन करते हैं और वयस्क अमूर्त चिंतन करते हैं। ठीक है, तो चलिए, और जो व्यवहारवादी थे वो मैं पॉइंट लिखा हुआ था, ये पुरस्कारवाद दंड को महत्व देते हैं। तो कल ये टॉपिक और इससे रिलेटेड टॉपिक है आपका निर्मितवाद या रचनावाद, इसको हम फिनिश कर देंगे जिससे आपका यूनिट जो सेकंड होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे कल। आई होप तैयारी अच्छे से रखें और बहुत ही कह सकते हो बहुत ही अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन रखें। स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, और आपका एग्ज़ाम जो है बिल्कुल करीब है। आई थिंक आपके एडमिट कार्ड भी बिल्कुल डाउनलोड हो जाएंगे जल्दी ही, 1-2 दिन में आपको देखने को मिलेंगे। अभी सेंटर एंड ऑल डिफाइन नहीं किया है। अपनी तैयारी बहुत अच्छे से रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।